प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेल सेवाओं के विस्तार और कनेक्टिविटी पर दिया बल। राज्यभर में मकर संक्रांति की धूम। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में सूरजकुंड मेले का किया उद्घाटन। सोनारी दो मुहानी में स्वर्ण रेखा आरती महोत्सव का आयोजन। गुमला में निकली रथ यात्रा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बोकारो में 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन। लोगों को किया गया जागरूक। भारत और श्रीलंका के बीच आज अंतिम वनडे मुकाबला। 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में होने वाले T20 मैच को लेकर जेएससीए ने जारी किए टिकटों के दर। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को वंदे भारत ट्रेन की एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार और कनेक्टिविटी पर बल दिया। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। वो तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इसे मिलाकर अब तक कुल 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय सेना आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मां भारती के वीर सपूतों पर पूरे देश को गर्व है। सेना दिवस पर बेंगलुरु में विशेष परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सेना प्रमुख मनोज पांडे ने भी शिरकत की। इस दौरान वीरता के लिए जवानों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने कहा कि आत्मनिर्भरता से आधुनिकता भारतीय सेना का नया मंत्र है। बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इन टुकड़ियों में घुड़सवारों की भी टुकड़ी शामिल हुई। इस मौके पर ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। थल सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए सेना के जवानों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम
बरकरार है और संघर्ष विराम के उल्लंघन में भी कटौती हुई है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में हम ले आ सके। झारखंड समेत देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। चतरा में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। जिले के ऐतिहासिक बलबल मेले में मां बागेश्वरी मंदिर में करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। चतरा जिला के अलावा हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, बिहार के गया, डोभी समेत दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचे। मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक रविवार को मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त होने के कारण बलबल में और अधिक भीड़ जुटेगी। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां लगने वाले 10 दिवसीय बलबल पशु मेला का भी शुभारंभ हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में मकर संक्रांति पर लगने वाले सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया तथा लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूर्वी सिंहभूम के सुनारे स्थित दोमुहानी में सांकेतिक स्वर्ण रेखा आरती महोत्सव का आयोजन किया गया। ऐसा भव्य कपड़ा लगेगा जो अक्सर हमने बनारस के घाटों में देखा है और ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब कैप्चर करने के में माहौल होगा और इसके लिए हमने अभी 50 लाख रुपया अभी दिया है। जरूरत पड़ेगी तो और भी पैसा देने का प्रावधान है, उसमें हम और भी पैसा देंगे, लेकिन इसको बड़ा सुंदर रमणीक माहौल, मनोरम माहौल, मंगलमय माहौल बनाएंगे। क्या करेंगे इसमें 50 लाख का? जो हिंदू उत्सव समिति दर्शकों से निवेदन है कि जो भी संयुक्त तत्वाधान आरती वाले मंच के सामने खड़े हैं वो थोड़ा दूर हो जाए। आरती वाले मंच से आरती कुछ देर में शुरू होने वाली है। कि आज के दिन हमारे वॉलंटियर्स हजारों की आप संख्या सभी में लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े रहेंगे। वहाँ से कोई भी लोग आगे ना लगाने आते हैं, इसलिए हमने और सोचा कि यहाँ आज जो ये सीढ़ी मैसेज के हम पूरे अंतिम शहर को पायदान देंगे पे कि महिलाएं ये बैठी नदी हैं, उनसे भी बचेगी निवेदन तो है हमारा भी कि जीवन, हमारा कृपया अस्तित्व थोड़ा सा आप बचेगा। लोग गुमला जिले के नागफेनी में मकर संक्रांति के अवसर पर दक्षिणी कोयल नदी के तट पर भगवान जगन्नाथ यानी भगवान मकर ध्वज की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। यही उद्देश्य है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा चलता है ना। और कोयल किनारे मतलब मंदिर भी है, उस मंदिर में पूजा पाठ दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ नहाते धोते हैं और उसके बाद हम लोग दही चूड़ा खाते हैं और मेला का लुत्फ उठाते हैं। और संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ मेला लगता है और यह मेला और कहीं नहीं लगता है, सिर्फ यहाँ भर ये गुमला जिला में या और अगल बगल झारखंड में तो कहीं नहीं लगता है। यहाँ निकलता है और रथ मेला लगता है। 14 जनवरी है, भगवान बलराम जी का आज रथ यात्रा चलता है। ये हर साल होता है। काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तों आते हैं इधर और यहाँ पे एक ही बार ही यही चलता है और कहीं पे नहीं चलता।
बोकारो स्थित अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं ने कल भक्ति भाव के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। गंगा विलास के यात्री बिहार के बक्सर पहुंच गए हैं। यहां पर्यटकों ने घाटों का भ्रमण किया तथा अन्य चीजों से अवगत हुए। ये आध्यात्मिक नगरी और भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि, बावन भगवान की अवतरण भूमि, आज अहिल्या माता के उद्धार भूमि पर पूरे दुनिया की आज निगाह है। आज ये जो गंगा की यात्रा पर निकली है, आप देख रहे हैं स्टीमर, इसमें विश्व के कई देशों से यहाँ आए हुए हैं और आज पहली बार उनको यहाँ उतर करके इसको देखने का मौका मिल रहा है। ये एंशिएंट भी हमारा जो हिस्ट्री रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो एक तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों का बल मिलेगा, दोनों को। हमारे जो यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र और बिहार में देश में रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह विभिन्न स्थानों से होते हुए झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित आधुनिक मल्टी मॉडल समदा बंदरगाह पर 23 जनवरी की संध्या पहुंचेगी। दुनिया की सबसे लंबी एमवी गंगा विलास क्रूज की अगवानी करने के लिए झारखंड का साहिबगंज भी तैयार है। गंगा विलास विश्व विरासत स्थलों, नदी घाटों के राष्ट्रीय जलमार्ग पर भ्रमण करते हुए साहिबगंज जिले में स्थित आधुनिक मल्टी मॉडल समदा बंदरगाह पर 23 जनवरी की संध्या तक पहुंचेगा। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि जहाज की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ पर्यटकों को झारखंड की कला, संस्कृति और आदिवासी खानपान से रूबरू कराने की भी तैयारी की गई है। साहिबगंज जिला में समदा घाट पे 23 जनवरी शाम को पहुंचने वाला है। जिला प्रशासन को स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के कंसर्न्स के लिए कहा गया है, परंतु सिक्योरिटी के साथ साथ हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी प्रोग्राम रख रहे हैं। कंडीशन है कि वो लोग हमको अलाउ करें। समदा घाट पे ही हम लोग टेंट लगाकर वहीं पे कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें झारखंड की झांकी दिखे, साथ ही साथ जो हमारा क्राफ्ट्स का है, झारखंड के भिन्न भिन्न बैम्बूज से बनाते हैं, टेराकोटा का है, बाकी जो खानपान का जो ट्राइबल विशेष जो खानपान है उनकी भी हम लोग स्टॉल्स वगैरह लगाएंगे। झारखंड का साहिबगंज इकलौता जिला है जहां से गंगा प्रवाहित होती है। क्रूज के यहां आगमन को लेकर जनप्रतिनिधियों में भी उत्साह है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यह क्रूज जब यहां से गुजरेगा तो इससे क्षेत्र में पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इससे रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। तो जो संभावना है 23 तारीख को यह क्रूज साहिबगंज पहुंचेगा और जो कीर्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने साहिबगंज और झारखंड को दिया है, यहां नमामि गंगे के माध्यम से कई गंगा घाट का निर्माण हुआ है, मल्टी मॉडल बंदरगाह, यह अपनी उसकी एक अलग ऐतिहासिकता है। तो यहाँ के जो धार्मिक ऐतिहासिक संकलन है वह उन यात्रियों के साथ भी रूबरू होगा और इसी दृष्टि से नमामि गंगे साहिबगंज जिला ने भी तैयारी की है। हम साहिबगंज में तेलियागिरी का किला, राजमहल में ऐतिहासिक सिंधी दलान, जामी मस्जिद, मोती झरना, उधवा में प्रवासी पक्षियों का झील स्थल सहित कई दर्शनीय स्थल हैं। मल्टी मॉडल बंदरगाह बनने के बाद देश और दुनिया की नजर में आने वाला यह इलाका अब रिवर क्रूज टूरिज्म के परवान चढ़ने से राष्ट्रीय फलक पर नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। रवाना हुआ है वो साहिबगंज जिला से होकर गुजरेगी। साहिबगंज जिला के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे आके रुकेगी, इससे पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। यह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिवर क्रूज टूरिज्म के अभिनव प्रयास की हर ओर प्रशंसा हो रही है। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने देश की विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के माध्यम से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है, जो कई दृष्टि से लाभदायक होने जा रहा है। टूरिज्म, साहेबगंज का टूरिज्म पर व्यापार कहें या यहाँ के जो टूरिस्ट स्थल हैं, जो तेलियागढ़ी हो या जामा मस्जिद हो या कन्हैया स्थान हो या मोती झरना हो, ये तमाम जो पर्यटक स्थल है उसका बढ़ावा मिलेगा। भारत में रिवर क्रूज टूरिज्म की असीम संभावना है, जिस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में पहल करके पर्यटन और कला संस्कृति के माध्यम से न केवल विकास को नई दिशा दी है, बल्कि इससे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी काम किया है। साहेबगंज से संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका पांचजन्य के प्रकाशन के आज 75 वर्ष पूरे हो गए। इस साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका के स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया और देश के नवनिर्माण तथा राष्ट्र प्रहरी की भूमिका निभाने के लिए पांचजन्य के योगदान की प्रशंसा की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह की वकालत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, वह अपने आप में बेमिसाल है। उसके बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। मेरी दृष्टि में आजाद भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े पैरोकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर से एक बहस छिड़ी हुई है। मजे की बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं, वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर न तो कोई रोक लगाई और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मेरा विनम्र सुझाव है। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास इस तरह की स्वतंत्रता हनन करने की घटनाओं से भरा पड़ा है। क्षमा करिएगा, मैंने कुछ कटु बोला है। साथियों, पांचजन्य की यात्रा साधनों के अभाव और सरकारी प्रकोपों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना की जिजीविषा और संघर्ष की एक प्रेरणादायी गाथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से संवाद करेंगे। इसे लेकर छात्रों में उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि परीक्षा में कैसे बच्चे तनाव मुक्त रह सकते हैं। हम जब तनाव की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तनाव हो क्यों रहा है। पहले सुलझाने से बेटर है कि हम पहले इस चीज़ पर फोकस करें कि तनाव हो क्यों रहा है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जो चल रहा है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो प्रधानमंत्री उनके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे इनसे मोटिवेट होंगे। एज ए काउंसलर की बच्चों की वेलबींग ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए मैं पेरेंट्स को ज़रूर ये कहना चाहूँगी, आप उनकी डाइट का, उनके रूटीन को आप ज़्यादा ध्यान में रख के उनको नंबर के लिए प्रेशराइज मत करिए। जब ये परीक्षा पे चर्चा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, उसके अंदर जो हमें वो पॉइंट्स बताते हैं, दे आर वेरी मच वैल्यूएबल। यू शुड लिसन टू इट एंड अगर हम उन पॉइंट्स के ऊपर भी काम करें तो हमें उस पर बहुत एक बड़ा अच्छा रिसोर्स मिल जाता है टू लर्न आउट थिंग्स, कैसे क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस पर्सपेक्टिव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, तो अपने पेरेंट्स से बात करिए कि इतना मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसे चीज़ें हैं। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रेशर में हम आ जाते हैं, तो डू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने गढ़वा प्रखंड के परिहारा पंचायत के भलीगढ़ गांव पहुंचकर 3 अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया।
बोकारो में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ सह वाकथन सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वाकथन सह जागरूकता कार्यक्रम बोकारो हवाई अड्डा से राम मंदिर चौक, फिर राम मंदिर चौक से पत्थरकट्टा चौक तक, फिर वापस पत्थरकट्टा चौक से वापस राम मंदिर होते हुए सर्किट हाउस मोड़, तिरंगा पार्क होते हुए समाहरणालय परिसर में समाप्त हुआ। रोड सेफ्टी के तहत दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम लोग क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। एक बार एक्सीडेंट होने के बाद बहुत कुछ हाथ में नहीं रहता, वही प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे रोड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए सेफ्टी गेयर्स सच एज हेलमेट और सीट बेल्ट ये सब पहन के कैसे हम लोग सड़क दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके प्रति जागरूकता जो है लोगों के बीच में फैलाने के लिए एक जिला प्रशासन के राज्य में कमी आए और जो एक रोड है वो एक सेफ प्लेस को ट्रेवल करने के लिए उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना जागरूकता चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग हेलमेट नहीं पहनते, सड़क सुरक्षा नियम का पालन नहीं करते। बिल्कुल, मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ है कि लोगों को खुद अपने लिए ही सोच के करना चाहिए, न कि प्रशासन या पुलिस के डर से फाइन कट जाएगा ये। क्योंकि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो सेफ आप खुद है, लोगों को थोड़ा मोटिवेट और थोड़ा एक कार्रवाई दोनों चीज़ की ज़रूरत है। अगर मुझे लगता है हम लोग इसको सही ढंग से प्रचार प्रसार करें, कार्रवाई भी करें, मोटिवेट करें, तो फिर बोकारो के लोग भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर सकते। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों से समय पर विद्यालय आने और बेहतर परीक्षा परिणाम देने की अपील की है। गिरिडीह जिले के बगोदर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार आपको सम्मान देगी। इस दौरान श्री महतो ने रसोईया का मानदेय 1000 बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रसोईया को 10 महीने की जगह अब 12 महीने का मानदेय मिलेगा। इस मौके पर विधायक विनोद सिंह भी उपस्थित थे। देर से आएंगे लेकिन आपके बीच जरूर आएंगे, इसलिए बिल्कुल शांति से हम चाहते हैं यदि आपका काम है स्कूल समय में मेरे पास नहीं आए, इमरजेंसी है तो आ जाइए, स्कूल छोड़ के मत आइए। और जो विभाग की बात हुआ, हमने कहा 12 से नहीं 12 टीचर के तर्ज पर हम स्कूल क्यों बात करें? 50,000 हमने जो पोस्ट क्रिएट किया है 50,000 और हम चाहते हैं कि जो 50,000 टीचर बहाली हुआ, जिस तरह मेरा सहायक शिक्षक 99% हुआ, उसी तरह झारखंडी 99%। आकांक्षी जिला गढ़वा ने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए RT-PCR लैब के सफल संचालन में गढ़वा सदर अस्पताल ने कामयाबी हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा IPHL लैब के निर्माण हेतु मनोनीत कंपनी के 3 सदस्यीय टीम ने स्थल का निरीक्षण भी किया। पूर्ववर्ती क्षेत्र में स्थित होने के नाते गढ़वा जिला में सफलतापूर्वक RT-PCR लैब का स्थापना एक उपलब्धि थी, जिसका कल हम लोगों ने सफलतापूर्वक संचालन किया और आज हम लोगों को गढ़वा जिले में PM अभियान के तहत IPHL की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए केंद्र से मनोनीत चयनित टीम जपाइगो की टीम आई हुई है। ये लोग लेआउट बना दिए हैं कि किस जगह पर क्या बनाना है। इस लेआउट के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा एजेंसी को चयनित करते हुए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण हो जाने के पश्चात गढ़वा के आवाम को हर तरह के जांच की सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी। हर तरह का जांच इस IPHL में होगा, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी। इसमें सभी जांच होंगे।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम से देश में मूलभूत सुविधाओं का भी तेज गति से विस्तार हो रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड की राजधानी आकांक्षी जिला रांची में भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत हर घर नल योजना से ग्रामीण घरों में पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के पिठौरिया के ग्रामीणों को पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गांव की महिलाएं मीलों दूर से सिर पर पानी ढोकर लाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। रांची के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ग्रामीणों को हर घर नल योजना की बदौलत शुद्ध पानी मिलने लगा है। तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर से लाते थे। टंकी बना है, उस समय से दिक्कत नहीं होता है। पानी देता है तो अब नहीं जाते हैं लाने के लिए। केंद्र प्रायोजित योजना से गांव में ही जल मीनार बनाया गया है, जिससे गांव के एक एक घर को पाइपलाइन के जरिए जोड़ा गया है। यहाँ घर घर नलों से निकलती जलधारा से खुशियां बिखर रही हैं। होते ही हो गया है सुविधा। पहले बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था लेने के लिए। अभी तो क्या बोले, अभी तो आया तो सब कुछ घरे में ही हो जाता है। पानी 2 टाइम मिलता है इस जगह पर, और जगह तो नहीं मिलता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जीवन में आए इस बदलाव से महिलाएं खासी खुश हैं। अब उन्हें सालों भर दूर से पानी लाने की मुसीबत से छुटकारा तो मिला ही है, उनके समय की भी बचत होने लगी है, जिससे वे परिवार को और बेहतर तरीके से वक्त दे पा रही हैं। पानी के पीछे बहुत समय लगता था हम लोग का, अभी है कि चलो घर बैठे पानी मिल रहा है हम लोग को। हाँ, सब चीज अच्छा हो रहा है, पानी का कोई पूरा दिक्कत मोहल्ला नहीं। में पानी। अभी 7-8 साल पहले तक देश में पानी के लिए त्राहिमाम जैसे हालात थे, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने वंचित इलाके के लोगों को जल संकट से उबारकर उन्हें नल के पानी से सराबोर करते हुए उनकी आकांक्षाएं पूर्ण की है। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है। भारत ने गुवाहाटी में पहला मैच 67 रनों से, जबकि कोलकाता में दूसरा मैच 4 विकेट से जीता था। रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच के लिए संबद्ध संस्थानों सदस्यों को टिकटों की बिक्री 22 और 23 जनवरी को जमशेदपुर के किनन स्टेडियम और जेएसटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रांची में होगी। जेएसटी की ओर से इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री 22 और 23 जनवरी को की जाएगी। जेएसटी के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने इसे लेकर टिकटों की दर भी जारी की है। अमिताभ चौधरी पैवेलियन की टिकटों की दर 4,500 रुपए से लेकर 10,000 तक तय की गई है। विंग ए की टिकटों की दर 1,000 रुपए से 1,300 रुपए, विंग बी में 1,400 से 1,800 रुपए, विंग सी में 1,000 से लेकर 1,300 रुपए और विंग डी के लिए 1,700 और 1,600 रुपए की टिकट दर निर्धारित की गई है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेल सेवाओं के विस्तार और कनेक्टिविटी पर दिया जोर। राज्यभर में मकर संक्रांति की धूम। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में सूरज कुंड मेले का किया उद्घाटन। सुनारी दोमुहानी में स्वर्णरेखा आरती महोत्सव का आयोजन। गुमला में निकली रथ यात्रा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बोकारो में 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन। लोगों को किया गया जागरूक। भारत और श्रीलंका के बीच आज अंतिम वनडे मुकाबला